डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई, लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे चैनल अमन पॉडकास्ट एफएम पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 11। मैथिल हाट। दक्ष के जूते देखकर मैथिल हाट में हथियारों और युद्ध कलाओं के व्यापारी धैर्यकांत के हाव भाव बदल गए थे। उसने जब दक्ष के अंदर ऑफिस में बात करने के लिए कहा तो दक्ष के साथ साथ वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट भी हैरान रह गई थी। लेकिन धैर्यकांत दक्ष के साथ बड़ी इज्जत से पेश आ रहा था, मानो वो राज परिवार का हिस्सा हो। वो दक्ष के सामने गया और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, इस तरह रात को सेवक के घर आने का क्या उद्देश्य है? दक्ष ने अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए अपना आवाज को थोड़ा भारी बनाने की कोशिश की और कहा, मैं किसी तरह की मदद मांगने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मेरे पास एक तलवार है और साथ ही तलवारबाजी के सूत्र भी, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी योद्धा अपने विरोधियों के खेमे में हलचल मचा सकता है, उनकी सेना को तितर बितर कर सकता है। धैर्यकांत ने उत्साह दिखाते हुए कहा, अरे वाह राजकुमार, पर इस उत्तम तकनीक का करना क्या है? दक्ष ने उतनी ही शांत आवाज में जवाब दिया, इसे नीलाम करना है। जो भी इसकी सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे ये दिव्य तलवार और युद्ध का सूत्र दे दिया जाएगा। धैर्यकांत ने अपनी आवाज में नम्रता का पुट लाते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं कल सुबह हथियारों के शौकीन लोगों तक संदेश पहुंचाकर नीलामी का आयोजन करता हूं। उस वक्त बिजनेस के सिलसिले में या लेन देन के लिए आए वहां खड़े दूसरे लोगों ने जब दक्ष को लेकर धैर्यकांत का व्यवहार देखा तो उन्हें ये लग गया कि आज की रात मैथिल हथियार मार्केट में कोई ना कोई महान शख्सियत आई है। धैर्यकांत ने दक्ष से बेहद सॉफ्ट आवाज में कहा, महाराज, अब तो बस सुबह होने ही वाली है, आप थोड़ी देर आराम कर लें। धैर्यकांत की बात सुनकर दक्ष ने कहा, ठीक है, लेकिन सूरज की पहली किरण के साथ ही नीलामी शुरू हो जानी चाहिए। धैर्यकांत ने फिर कहा, ऐसा ही होगा राजकुमार। धैर्यकांत का मकान बेहद शानदार था और उस इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही दक्ष आराम से शांत होकर बैठ गया और एक नौकरानी उसके लिए पानी लेकर आई। दक्ष के रवैये के देखने के बाद धैर्यकांत ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो पिंडारी सिटी के महल के प्रति वफादार आदमी है। कुछ देर बाद धैर्यकांत के बेहद बुजुर्ग हो चले पिता घर से बाहर आए। 80 या 90 बरस की उम्र वाले उस बुजुर्ग की कमर झुक गई थी, सिर के सारे बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर लटकी हुई झुर्रियां थीं। उन्हें देखकर दक्ष ने उन्हें बड़ी इज्जत से प्रणाम किया। बुजुर्ग ने उसके यहाँ आने का उद्देश्य पूछा तो दक्ष ने कहा, मैं एक दिव्य तलवार बेचने आया हूँ। वैसे मुझे इसकी कीमत का कुछ अंदाजा नहीं है, तो अगर आप इसकी कीमत आंकने में मेरी मदद करें तो बड़ी कृपा होगी। बुजुर्ग आगे झुके और धैर्यकांत के कानों में कुछ फुसफुसाने लगे, जिसके बाद धैर्यकांत ने कहा, तलवार और सूत्र की शुरुआती बोली 2 लाख चांदी के सिक्कों की होगी, लेकिन इस कीमत की एक शर्त होगी कि खरीदार के सामने इस तलवार के दिव्य होने का सबूत दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये बोली नाकाम मानी जाएगी और नीलामी को खत्म कर दिया जाएगा। दक्ष ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, आपने नीलामी के नियम बिल्कुल सही रखे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। धैर्यकांत ने अपने लोगों को शहर के बड़े और जानबाज योद्धाओं के घर भेज दिया ताकि उन्हें नीलामी के लिए आमंत्रण दिया जा सके। सबसे हाई प्रोफाइल और उत्कृष्ट आइटम के रूप में इस पवित्र तलवार और सूत्र को सुबह नीलामी के लिए रखा गया। अब बारी उन जांबाजों की थी जो सुबह में झुंझुनू मार्केट में आयोजित नीलामी में आने वाले थे और तलवार की बोली लगाने वाले थे। लेकिन दक्ष का ध्यान नीलामी की इस लंबी कार्रवाई की बजाय इसके नतीजों की तरफ अधिक था। नीलामी की कार्रवाई में लगभग 4 घंटे लगे और अंतिम नतीजे कुछ अलग ही आए। आखिरकार मौर्य परिवार के एक योद्धा मार्तंड मौर्य ने पवित्र तलवार की बोली लगाई गई और 12,40,000 चांदी के सिक्कों की ऊंची कीमत पर वह तलवार खरीद ली। खुद मौर्य परिवार ही खरीदार है, ये सुनकर दक्ष हैरत में आ गया। इस दौरान अनादि मौर्य, भानुमति और मौर्य महल के कई योद्धा भी वहां मौजूद थे। नीलामी की कार्रवाई के आखिर में धैर्यकांत ने मुस्कुराते हुए दक्ष की ओर इशारा किया और जोर से कहा, देवियों और सज्जनों, इस पवित्र तलवार को बेचने वाले शख्स इधर बैठे हैं। उसकी ओर देखते हुए मार्तंड मौर्य ने हाथ हिलाया और झुककर प्रणाम किया और कहा, मैं हूं मार्तंड मौर्य, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? हालांकि मार्तंड को पहले से ही मालूम था कि इस आदमी का रिलेशन राज परिवार से है। दक्ष को इस बात की चिंता थी कि भानुमति और अनादि मौर्य कहीं उसे पहचान ना लें। इसलिए दक्ष ने इस मामले में और अधिक एहतियात बरतने का फैसला किया।
दक्ष ने खांसते हुए कहा, मेरे नाम को जानना उतना जरूरी नहीं जितना इस पवित्र तलवार के डिवाइन होने का वेरिफिकेशन और युद्ध कौशल के सूत्र के सही होने का सबूत। कृपया इसे जांच लें। दक्ष ने अपना थैला निकाला और बेहद पुराने पड़ चुके ताड़ के पत्तों पर लिखे सूत्र को टेबल पर बिछा दिया। मार्तंड ने सूत्र का निरीक्षण नहीं किया क्योंकि उसको भरोसा था कि चतुर कारोबारी धैर्यकांत और उसके पिताजी ने नीलामी से पहले ही हर आइटम की बारीकी से जांच जरूर की होगी। दक्ष ने अपनी तलवार निकालकर टेबल पर रख दी। मार्तंड मौर्य और धैर्यकांत दोनों ने तलवार को ध्यान से देखा। ये कोई साधारण तलवार नहीं थी। इसकी बनावट से ही लगता था कि ये दिव्य है और कोई योद्धा इसका सामना नहीं कर सकता। साथ ही सूत्र में तलवारबाजी की तकनीक के बारे में भी उच्च कोटि का समीकरण लिखा हुआ था। तलवार और ताड़पत्र पर लिखे गए समीकरण को सही पाकर मार्तंड उछल पड़ा और खुशी से उसकी आवाज तेज हो गई। वो बोला, बढ़िया, अच्छी खरीदारी है ये। वो उठा और जाकर उसने तलवार हाथ में उठा ली और धीरे से बोला, वास्तव में ये दिव्य तलवार है। इसके अलावा इसमें जो चमक है वो ये बताने के लिए काफी है कि इसे देवताओं ने तैयार किया है। मुस्कुराते हुए मार्तंड ने तलवार को हाथ में उठाया और सिर के ऊपर ले जाकर कागज में लिखे उस समीकरण सूत्र को धीमे धीमे पढ़ने लगा। ये तलवार को जगाने का तरीका था। उसने सोचा, ये बेहद शानदार तलवार है। अपने हथियारों को जखीरे में शामिल करने के बाद मौर्य परिवार की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। धैर्यकांत दक्ष के पास गया और कहा, आपके तलवार और सूत्र को 12,40,000 चांदी के सिक्कों में खरीदा जा रहा है। इस रकम में से 12,400 सिक्के यानी बोली में मिली रकम का 10% आपको कमीशन के रूप में हमें देना होगा। यानी आपके हाथ में आएंगे 12,28,000 सिक्के। आपको मंजूर है? दक्ष ने उसकी बात में हामी भरी और हाथ का इशारा किया। धैर्यकांत ने आगे कहा, इस रकम को आप बैंक में जमा करना चाहेंगे या फिर इसके बदले पोषाहार और रक्तप्राश लेना पसंद करेंगे? उस समय जब आम लोग व्यापार करते थे तो वे आमतौर पर तांबे, चांदी या सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि तब बाटर सिस्टम अधिक चलता था, यानी एक सामान के बदले दूसरा सामान ले लेना। लेकिन जब योद्धा एक दूसरे के साथ बिजनेस करते थे तो वे आमतौर पर कैश की बजाय पोषाहार या शक्तिवर्धक पेय यानी रक्तप्राश ले लेते थे। दक्ष ने कहा, बैंक में मेरे नाम से 12 लाख सिक्के जमा कर दें और 20,000 सिक्कों का शक्तिवर्धक जूस दे दें। बाकी के 8,000 चांदी के सिक्के मुझे नकद दे दें। 1 घंटे बाद धैर्यकांत ने दक्ष को तांबे का एक कार्ड दिया। वीआईपी कार्ड उसके चांदी के सिक्के के मूल्य के पहचान का प्रतीक था और पिंडारी सिटी के कुछ लोगों के पास 3 स्टार वीआईपी कार्ड था। 3 स्टार वीआईपी कार्ड का मालिक होने का मतलब था कि आपकी संपत्ति की कीमत 10 लाख चांदी के सिक्कों से अधिक थी। फिर धैर्यकांत ने दक्ष को 20 शक्तिवर्धक पे के घड़े और 8,000 चांदी के सिक्कों का एक थैला दिया। दक्ष ने थैला उठाया और बिना कुछ कहे मिथिला हाथ से बाहर आ गया। भानुमति उस अंधेरी परछाई को गौर से देख रही थी और उसे लगा कि जैसे वो आदमी उसका परिचित हो। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। धैर्यकांत ने कहा, मुझे भी लगा। शायद मैंने उसे महल में देखा है। यह एक आम आदमी है, शायद उसकी असली पहचान थोड़ी डरावनी हो। भानुमति ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? धैर्यकांत ने गंभीरता से कहा, पवित्र तलवारबाजी के कौशल वाले समीकरण को गौर से देखिए। ताड़पत्र बेशक बेहद पुराना, फटा और घिसा हुआ है, लेकिन उस पर स्याही अभी भी कच्ची और गीली है। इसका मतलब है कि इस पर सूत्र और समीकरण आज ही खींचे गए हैं। लेकिन जिसने भी इस सूत्र को लिखा है वह जरूर महान व्यक्ति होगा, इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यह आदमी या तो महान योद्धा है या इसका संबंध किसी दिव्य व्यक्तित्व से है। क्या इसे हम किसी भी तरह से रोक नहीं सकते ताकि उसकी पहचान हो सके? भानुमति हैरान रह गई और उसने कहा, दिव्य व्यक्तित्व और महान योद्धा? ऐसा लगता है कि आप अभी भी नींद में ही हैं। 2 धैर्यकांत को यह बात जरा अजीब लगी। उसने भानुमति की तरफ देखा, उसमें कुछ अजीब सी बेचैनी थी। एपिसोड 12 पन्ना की दवा। युद्धशास्त्र में युद्ध के कई वॉर टैक्टिक्स और स्किल्स का ब्यौरा दिया गया था, जिसमें अलग तरह की स्ट्रेटजी की विस्तार से चर्चा की गई थी। स्पेशल पावर वाला कोई भी व्यक्ति अकेले 1 लाख फौजियों का सामना कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी वास्तव में बेहद खास किस्म का योद्धा हो गया है। जब किसी ने दिव्यता को प्राप्त कर लिया हो तो वह इस धरती के योद्धाओं से कई गुना ताकतवर हो जाता है और उनकी एनर्जी और क्षमताएं सामान्य योद्धाओं की कल्पनाओं से परे हो जाती थीं। भानुमति ने कहा, महल में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो दिव्य व्यक्तित्व का हो। खैर, अगर कोशिश करें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वह कौन था। ये सुनकर पास बैठे अनादि मौर्य का चेहरा लाल हो गया और उसने तपाक से कहा, ऐसी मूर्खता मत करो। अगर हम ऐसी गलती करें तो मौर्यों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और नीलामी में मिले तलवार से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अचानक भानुमति के आंखों में चमक बढ़ी और उसने कहा, मेरे पास एक सवाल है पिताजी।
चूंकि वह महल का कोई व्यक्ति है तो उसके पास चांदी के सिक्कों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसने चांदी के सिक्कों के लिए दिव्य तलवार और तकनीक बेच दी, वो भी नीलामी में। अनादि मौर्य ने थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, राज परिवार के पास 8 दिव्य तलवारें हैं जो सभी प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये तलवार और सूत्र उनमें से एक नहीं है। हम बेहतर तरीके से इसकी जांच यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन मौर्य महल में जरूर हो सकता है। अनादि मौर्य ने भानुमति की तरफ मुड़कर कहा, भानु, आपके पास तलवारबाजी के और कई कौशल हैं, इसलिए इस तलवार की जांच और अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छी योद्धा भी आप ही हैं। मुझे यकीन है कि इस साल के आखिर तक आपकी जगह इस इलाके के सबसे शानदार जांबाजों की फहरिस्त में आ जाएगा। लोग सम्मान और आदर के साथ आपका नाम लेंगे, दुश्मनों में आपकी तलवार की धार और आपके नाम से दहशत होगी। यदि आप तलवारबाजी का अभ्यास शुरू करते हैं तो 3 महीने के भीतर आप इसमें कामयाबी हासिल करने के करीब होंगी। भानुमति ने मुस्कुराकर अपनी तारीफ स्वीकार की और अनादि मौर्य के सामने सिर झुकाकर उनके दिए टास्क को भी स्वीकार किया और प्राणायाम भवन की ओर चली गई। उधर मैथिल हाथ से निकलने के बाद दक्ष सीधे झुंझुनू के महान वैद्य सुसेन के पास गया। वहां से उसने कुछ दवाएं खरीदी, फिर अनाथाश्रम में वापस आए और नौकरानी पन्ना से कहा, पन्ना दीदी, ये लीजिए अपनी दवाएं। कुछ मरहम लाया हूं आपके लिए, इसको रेगुलर लगाएंगी तो आपके घाव फटाफट ठीक हो जाएंगे। दक्ष ने दवाई निकाली और पन्ना को दे दिया। पन्ना को एक पल के लिए थोड़ा झटका सा लगा, फिर उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए थैली ले ली। थैले में दवाएं देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हैरत से पूछा, राजकुमार, बिना चांदी के सिक्के के आपको ये मरहम कहाँ मिले? ये बात कोई छिपी हुई नहीं थी कि जख्मों पर लगाए जाने वाले मरहम बेहद महंगे थे और उसमें सबसे साधारण किस्म की दवा की कीमत भी 200 चांदी के सिक्के हैं। और जो दवा दक्ष लाया था वह तो 500 सिक्कों की कीमत का था। दक्ष मुस्कुराया और कहा, दीदी, मेरे पास ऐसे राज हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस राज को राज ही रहने देंगी। नौकरानी पन्ना ने दक्ष को करीब से देखा और फुसफुसाकर बोली, मैं यशोधरा को बता सकती हूँ कि आप मेरे लिए दवा लेकर आए हैं। दक्ष ने पन्ना की तरफ दौड़ से देखा और बोला, नहीं, अभी नहीं। पन्ना ने दक्ष की ओर देखा और बोली, ठीक है राजकुमार, इस राज को राज ही रहने दूंगी। अब इस दवा के लिए आपको शुक्रिया कहूं तो वह आपकी इस दया को छोटा कर देगा। दक्ष ने पूछा, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है पन्ना दी कि आप मुझे सच बता सकती हैं। मुझे बहुत देर से यह बात परेशान कर रही है कि मेरी मां यशोधरा मौर्य परिवार से संबंधित है और मौर्य प्रमुख अनादि मौर्य की बहन है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कि 3 साल पहले जो उन्होंने सभी संबंध तोड़ दिए? पन्ना ने आह भरते हुए कहा, जब से आपकी बीमारी शुरू हुई है तब से आपसे ऐसी कोई बात नहीं बताई जाती थी जिससे आपको चिंता हो, क्योंकि आपका शरीर ऐसी बात बर्दाश्त करने लायक नहीं बचा था। हकीम साहब की सलाह पर आपसे सारी बातें गुप्त रखी गईं। लेकिन अब जबकि आपने पवित्र ताबीज ग्रहण किया है तो अब मुझे लगता है कि आपको सारी बात जान लेना चाहिए। पन्ना ने आगे बताना शुरू किया, आपको अंगद याद है? वही अंगद जो मौर्य परिवार का सबसे प्रतिभाशाली लड़का था। वह आपके मामा अनादि मौर्य का बेटा था, साथ ही मौर्य परिवार के मुखिया का सबसे बड़े बेटे होने के कारण मौर्य वंश का वारिस भी वही था। 17 साल की उम्र में ही वह शानदार बहादुर योद्धा बन गया था। लेकिन 3 साल पहले अंगद को कालकोठरी में बंद कर दिया गया। दक्ष ने पूछा, ऐसा क्यों? लेकिन उसके बाद भी दक्ष रुका नहीं। दक्ष ने फिर दूसरा प्रश्न रख दिया, मौर्य परिवार पिंडारी सिटी के सबसे सम्मानित परिवारों में गिना जाता है, तो फिर मौर्य परिवार के वारिस को आखिर कैद क्यों किया गया और किसने किया? नौकरानी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अंगद ने 7वें राजकुमार को नाराज कर दिया, वही 7वां राजकुमार जिसे पिंडारी सिटी का चमकता सितारा माना जाता है। राज परिवार के लिए 7वें राजकुमार की प्रतिभा की तुलना में अन्य लोगों की प्रतिभा का कोई महत्व नहीं है। दक्ष ने सिर हिलाया और बोला, समझा। दक्ष ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? पन्ना ने बताना शुरू किया, मौर्य महल का प्रमुख अनादि मौर्य यशोधरा के पास आया और अंगद को कालकोठरी से बाहर निकालने में उनकी मदद मांगने लगा। उसे उम्मीद थी कि यशोधरा सेनानायक से पूछ सकती है कि किस जुर्म के लिए अंगद को कालकोठरी में बंद किया गया है। अगर कोई गलती हुई है तो वह उसमें सुधार के लिए हर एक प्रायश्चित करने को तैयार है। यशोधरा अंगद को बचाने के लिए 7वें राजकुमार शिवदत्त के पास गई, लेकिन शिवदत्त की मां ने उसे रोक दिया। रानी ने अंगद के साथ किसी तरह की नरमी ना बरतने का आदेश दिया। साथ ही उसी समय रानी ने अंगद को 300 कोड़े मारने का आदेश दिया। 300 कोड़ों की मार से अंगद बुरी तरह से जख्मी हो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। दक्ष ने अपने होंठों को दांत से काटते हुए कहा, ओह नहीं, ये तो अत्याचार है। पन्ना ने आगे कहा, यशोधरा ने सेनानायक मलिक को इस घटना के लिए बहुत बुरा भला कहा, साथ ही यह भी कह दिया कि अपने बेटे के मुंह में आपने अपने राज्य में एक बेकसूर की हत्या कर दी।
सेनानायक मलिक यशोधरा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन यशोधरा की बात सुनकर उन्हें बुरा लग गया और तभी से यशोधरा को लेकर उनका बर्ताव बदल गया है। पन्ना 1 मिनट के लिए चुप हुई और फिर बताने लगी, इस घटना ने यशोधरा के जीवन में काफी बदलाव ला दिया। राजपरिवार से उसे अलग थलग करने की कोशिश होने लगी, लेकिन अनादि मौर्य यशोधरा की इस स्थिति को समझ नहीं पाए और तब से मौर्य परिवार यशोधरा को ही अंगद की मौत की वजह मानता है। पन्ना की बात सुनकर दक्ष ने गहरी सांस ली और यशोधरा के बारे में सोचने लगा कि एक इतनी मेहनत और अपनी शादीशुदा जिंदगी को दांव पर लगाने के बाद भी उसका मामा माँ की नीयत पर शक कर बैठे हैं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक खंभे पर जोर से मुक्का मारा और गुस्से से बोला, इन सब का मुकाबला करने के लिए ताकत चाहिए, ताकत। ताकत के बिना झूठे मक्कारों और अत्याचारियों को न तो हराया जा सकता है और न ही उसे दंड दिया जा सकता है। दक्ष ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर पन्ना से पूछा, क्या अंगद को मार दिया गया है? पन्ना ने जवाब दिया, अभी तक तो नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि शिवदत्त जैसा निर्दयी उसको जिंदा वापस जाने देगा? अंगद को कालकोठरी की सजा सुनाई गई है और उसे दूसरे चोर डकैतों के साथ गुलाम बनाकर जेल में रखा गया है। दक्ष ने उत्तर दिया, मौर्य परिवार के वारिस को कालकोठरी में बंद करना और फिर गुलाम बनाकर रखना, मौर्यों की तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। पन्ना भड़क गई, मुझे नहीं लगता कि उन्हें यह अपमानजनक लगा, वरना मौर्य परिवार अपनी बेटी भानुमति की शादी किसी भी परिस्थिति में इस शिवदत्त से नहीं करता। दक्ष ने शांति से जवाब दिया, ये समझना आसान है, वो भानुमति की शादी शिवदत्त से इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि पिंडारी सिटी का अगला मालिक ही वही है। अगर मौर्य अपनी बेटी की शादी उससे करते हैं तो राजपरिवार के साथ उनके संबंध बेहतर रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मौर्य परिवार का वारिस शिवदत्त की कैद में है तो उसके परिवार के बीच संबंध उतने बुरे नहीं हो सकते हैं जितना हम सोचते हैं। क्या पता अंगद को कैद ही इसलिए किया गया हो कि भानुमति का लगन शिवदत्त के साथ कराया जा सके। नौकरानी विश्वास नहीं कर रही थी कि दक्ष इतने स्पष्ट तरीके से सभी पहलुओं के बारे में इतनी गहराई से सोच सकता है। ये वही दक्ष थे जो कमजोर और बीमार थे और लोग जिसे काया समझते थे। आज दक्ष में एक बदलाव दिखा जो कि उनके अंदर एक चालाक और तेज तर्रार शख्सियत की ओर इशारा कर रहा था। नौकरानी ने सोचा कि शायद पवित्र ताबीज ने उनको बहुत हद तक बदल दिया है, अगर इस बात को यशोधरा जानेंगी तो खुश हो जाएगी। दोनों अनाथाश्रम में गए, नौकरानी अपने कमरे में चली गई। दक्ष ने भी फुर्ती दिखाए और गुफा की ओर चल दिया। गुफा की ओर जाते हुए वो सोच रहा था, अब मेरे लिए चौथे चक्र को पार करने का समय आ गया है। दक्ष ने शक्तिवर्धक पेय का घड़ा उठाया और उसे एक बार में पूरा पी गया। इसे पीते ही शरीर में लगा जैसे कि उबाल आ गया हो। उसने बिना समय गंवाए तुरंत चौथे चक्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। चौथे चक्र में घुसते ही उसे एक भारी पत्थर दिखा जो उसके रास्ते को रोक रहा था। दक्ष ने उस पत्थर को देखकर सोचा, इसका वजन एक हाथी के बराबर है, इसलिए इसे अकेले हटाना आसान काम नहीं है। अचानक उसके अपनी पिछली जिंदगी के पिता सम्राट सोमदत्त की बातें याद आईं और दिमाग पर काफी जोर देने के बाद दक्ष को कुछ मंत्र याद आए, जिसे वो बुदबुदाने लगा। मंत्र पढ़ते ही गुफा में एक चमत्कार हुआ और तेज हवा बहने लगी। हवा इतनी तेज थी कि दक्ष को गुफा में टिके रहने में काफी परेशानी होने लगी। हवा के उस झोंके ने पत्थर को एक कागज के फूल की तरह उठाकर फेंक दिया और हवा शांत हो गई। पत्थर के नीचे पानी था। दक्ष ये बात जानता था कि यह पानी दिव्य है, अगर इससे वह स्नान कर लेता है तो उसके इस शरीर की सारी समस्याएं और रोग दूर हो जाएंगे। दक्ष को हर हाल में सबसे बढ़िया योद्धा बनना था, इसलिए उसने इस पानी में उतरने का फैसला किया। पानी गर्म था, इतना गर्म कि वो खौल रहा था और उसकी सतह से तेज भाप निकल रहा था। इसकी परवाह किए बिना दक्ष ने पानी में डुबकी लगा दी। तेज जलन से उसकी चमड़ी जलने लगी, उसके शरीर में तेज दर्द होने लगा। गर्म पानी ऐसा लग रहा था मानो उसकी हड्डियों को गला देगा। दक्ष की चट्टानी इच्छाशक्ति इन सब के बावजूद मजबूत बनी रही, वह डिगा नहीं, हिला तक नहीं। उसने अपने शरीर के सारे कष्ट चुपचाप सह लिए। उसने सोचा, सबसे कठिन कठिनाइयों का अनुभव करके ही कोई साधारण परिस्थितियों से ऊपर उठा जा सकता है। उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ बदलने लगा है। एपिसोड 13, मैजिकल बाथ। दक्ष ने पानी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही उसके शरीर में कट दौड़ने लगा। चूंकि ज्यादा देर तक पानी में डुबकी लगाए रखना संभव नहीं था, इसलिए उसे हर 5 मिनट में सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आना पड़ता था। 2 घंटे के बाद दक्ष के शरीर की सारी थकान लगभग गायब हो गई थी। बाहर ठंडी हवा बह रही थी जिससे उसे सुकून का एहसास हुआ। दक्ष पूरी तरह भीग चुका था, वो बाहर खड़े होकर खुद को सुखाने लगा। चौथे चक्र में उसे सामने एक आईना लगा हुआ दिखा जिसके सामने खड़े होकर वो खुद को निहारने लगा। उसने गौर किया कि खुद उसके शरीर में कितने बदलाव आ गए हैं। वो सोचने लगा कि 10 दिन पहले शारीरिक तौर पर कितना बीमार दिखता था, लेकिन लगातार अभ्यास और इस जादुई स्नान ने उसके शरीर को कुछ हद तक मजबूत बना दिया, जबकि अभी तो सिर्फ 4 दिन ही बीते हैं।
4 दिन पहले दक्ष पिंडारी सिटी में एक हारा हुआ इंसान था जिस पर राज परिवार से शहजादे देवदत्त और शिवदत्त बड़ी बेरहमी से हंसे थे। मौर्य महल में उसका मजाक बनाया गया था। हालांकि ये कल्पना कौन कर सकता है कि केवल 4 दिनों में ही युद्ध कौशल के 4 चक्र उसने पार कर लिए होंगे। ये एक चमत्कार था। लेकिन दक्ष अभी अपनी इस तरक्की से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं था। वो सोच रहा था, ये अभी काफी नहीं है, ये तो केवल शुरुआत है। कपड़े सूखने के बाद दक्ष ने एक घूंट रक्तप्राश लिया और अपने अभ्यास को जारी रखा और आगे बढ़ाने के लिए गुफा के 5वें चक्र की ओर बढ़ा। केवल 4 दिनों में वो गुफा के 4 चक्र को पार कर चुका था जबकि ताबीज हासिल किए हुए उसको 10 बीत चुके थे। दक्ष ने अपने पैरों को झुका दिया, बाहर कदम रखा और दीवार पर जोर से मुक्का मारा। अपने हर पंच के लिए उसने अपने शरीर के हर मसल और हर हड्डी की ताकत इकट्ठा कर ली थी। उसके इस दिव्य और चमत्कार वाले स्नान के बाद किसी को शरीर में उसके जादुई असर को इकट्ठा करने के लिए मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल करने की जरूरत होती थी। यानी पूरी बॉडी का एनर्जी को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करना और उसको ट्रांसफर करना। दक्ष ने अगले कुछ दिनों में मुख्य रूप से गुफा में युद्धाभ्यास किया और 3 दिनों तक लगातार अंदर रहने के बाद ही बाहर आया। यशोधरा को पता था कि दक्ष ने अभी तो सिर्फ पवित्र ताबीज प्राप्त किया है और उसे लगातार युद्धाभ्यास करने की जरूरत है। वो अभी भी घर के सामान और अपने गहने बेच रही थी ताकि उस पैसे का इस्तेमाल दक्ष के लिए रक्तप्राश और शक्तिवर्धक पे खरीदने के लिए कर सके। दक्ष को जब ये बात पता चली तो उसने पन्ना को बुलाकर चुपचाप वो सारे सामान दोबारा खरीद लाने को कहा। पन्ना का गला दक्ष के मन में अपनी माँ के लिए इस मोहब्बत और आदर से भर आया। उसने किसी को अपनी माँ से इतना प्रेम करते नहीं देखा था। धीरे धीरे दक्ष इस जीवन को अपना रहा था और अपनी पहचान भी इस नए लड़के के रूप में खुद के मन में मंजूर कर रहा था और यशोधरा को तो वो अपनी असली माँ के रूप में स्वीकार कर ही चुका था। गहने वापस खरीदने को लेकर पन्ना ने दक्ष से कहा, आप मालकिन को सच क्यों नहीं बताते? वो बहुत खुश होगी अगर उसे पता चलेगा कि अब आप एक असली योद्धा बन चुके हैं। दक्ष ने बेहद शांत आवाज में कहा, अभी नहीं, जब ये साल खत्म होगा तब मैं उसके सरप्राइज देना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं अभी पूरी तरह से मजबूत बनकर तैयार हो चुका हूँ। मुझे और मजबूत होना होगा। पन्ना अब दक्ष के बहुत सारे रहस्यों को जानती थी। अपने पिछले जीवन और गुफा के रहस्यों के अलावा दक्ष ने उसे सब कुछ बता दिया था। नौकरानी के विचार में 9वें राजकुमार यानी दक्ष में युद्ध कला की गजब की टैलेंट था, जिस वजह से केवल कुछ दिनों में ही गुफा व्यूह के 4थे चक्र में पहुंच गया। ये उपलब्धि किसी दूसरे राजकुमार ने नहीं हासिल की थी। 7वें राजकुमार शिवदत्त की चर्चा इसलिए भी सबसे अच्छे राजकुमार के रूप में होती थी क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में ये काबिलियत हासिल कर ली थी। वॉर टैक्टिक्स के इस सेटअप के बाद दक्ष ने 1 महीने के लिए गुफा में प्रैक्टिस करता रहा, हर 6 दिन में एक रक्तप्राश की गोली और 10 दिनों पर उस चमत्कारी जल से नहाता रहा। दक्ष ने इस 1 महीने में कई तरह की युद्ध कलाएं सीख ली, जिसमें एक दूसरे के साथ कुश्ती या पहलवानी के दांव पेच, चक्रव्यूह बनाना, गदा युद्ध और धनुष विद्या जैसी कलाएं और स्किल्स अहम थे। दक्ष ने उसी चमत्कारी तालाब के पास खुद से कहा, आज रात मैं गुफा के अंतिम चक्र में पहुंचने की कोशिश करूंगा। दक्ष की बात सुनने के बाद पन्ना बेहद हैरत में पड़ गई और बोली, अंतिम चरण? क्या आप इतने कम दिनों में ही गुफा के 4थे चक्र तक पहुंच गए थे? पन्ना को गुफा के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि इतने कम दिनों में युद्धाभ्यास करके कोई युद्ध कौशल के विशिष्ट ज्ञान कैसे हासिल कर सकता है। लेकिन दक्ष को नहीं लगता था कि उसके अभ्यास की गति बहुत तेज थी। उसका मानना था कि अगर दूसरे टैलेंटेड लोगों के पास भी अच्छे संसाधन हो तो वो भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। 8वें राजकुमार देवदत्त को भी केवल 4 दिन लगे थे और उसने ये साबित कर दिया कि उसके पास संसाधनों का अभाव नहीं था। वैसे भी पन्ना अब बहुत ज्यादा उत्साहित थी। उसने कहा, मुझे पता है कि आप सफल होकर रहेंगे। यदि आप अंतिम चक्र भी पार कर लेते हैं तो हमें इन राजकुमारों से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दक्ष ने मुलायम अंदाज में कहा, हाँ बहन, अब मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे आज रात परेशान करे। नौकरानी ने सिर हिलाकर सहमति दी और कहा, आज रात मैं आपके दरवाजे पर पहरा दूंगी। अगर आपको किसी ने परेशान करने की हिम्मत की तो उसे रोकने के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया दीदी। नौकरानी बाहर निकल गई। दक्ष फिर गुफा में चला गया। अब उसने गुफा में 4थे चक्र की ओर प्रवेश किया, जहां योद्धा के सामने 2 चुनौतियां होती थीं। पहली की गुफा में एक मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता था जिसे बिना छेड़े मधु निकालना था और दूसरा गुफा में पूरब की ओर बने 2 बड़े छेद ढकना था जिनसे भयंकर बदबू आ रही थी। दक्ष बिना हिचक के आगे बढ़ा। उसने पूर्व जन्म के ज्ञान को याद करने की कोशिश की और पिछली जिंदगी के अपने बेहद बहादुर योद्धा और सम्राट पिता को याद करते हुए उनको प्रणाम किया और बिना हिचक के गुफा के अंतिम चक्र की ओर बढ़ गया। मधुमक्खी के छत्ते के पास जाते ही उसके शरीर पर मधु टपकने लगा, जिसे देख दक्ष आश्चर्यचकित हो गया। दक्ष ने पूरी तरह से शहद में स्नान किया और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ गया।
थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने देखा कि सामने कुछ अशुद्ध पदार्थ यानी काली काली गंदगी गुफा के 2 छेदों से निकल रही थी, जिसकी बदबू बहुत ही असहनीय थी। ऐसा लगता था कि नाक फट जाएंगे। इसके बावजूद दक्ष ने उस बदबू को झेलते हुए गुफा की फर्श पर पड़े 2 बड़े पत्थर उठाए और दोनों छेदों को ढक दिया। उस बदबू को झेलना दक्ष के वाकई सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन अपने इस जीवन में तिरस्कार और लोगों की हेय दृष्टि ने दक्ष को सब कुछ झेलने के लिए तैयार कर दिया था। अब दक्ष ने अभ्यास करना बंद कर दिया। गुफा से बाहर निकल गया और अनाथाश्रम जाकर में नहाया, कपड़े बदले और बाहर आकर टहलने लगा। लेकिन इस वक्त तक आधी रात बीत चुकी थी। हड्डी गलाने वाली पूस की रात थी, पूरा शहर कोहरे से ढका हुआ था। नौकरानी पन्ना दक्ष के कमरे के बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी, उसके शरीर के घाव और जख्म अब धीरे धीरे भरने लगे थे। उसने पीछे से किसी के आने की आहट सुनी तो चौंक कर खड़ी हो गई। उसने देखा दक्ष के चेहरे पर सुकून का भाव था। उसने पूछा, क्या आप सफल हुए? सफेद रंग का कपड़ा पहने दक्ष सीधा खड़ा हो गया और नौकरानी हल्के हल्के चुटीले अंदाज में उससे बातें करने लगी। दक्ष ने नौकरानी को कहा, मैं तो चक्र के अंतिम चरण में पहुंच गया हूं, लेकिन आपने आराम क्यों नहीं किया बहन? दक्ष ने जो कहा उसे सुनने के बाद नौकरानी चौंक गई कि उसका दिल बेतहाशा उत्साह से भर गया और वो रोने लगी। नौकरानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ऊपर वाले का करम, वो सबकी चिंता करता है। उसने एक दुखियारी माँ की पुकार सुन ली। वैसे भैया, मैंने कहा ही था कि मैं तुम्हारे लिए द्वार की रखवाली करूंगी, तो इसीलिए मेरे सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नौकरानी की बात सुनकर दक्ष ने उसे रक्तप्राश की एक गोली दे दी और कहा, यहाँ बहुत ठंड है, बर्फ भी गिरेगी ऐसा लगता है। आप ठंड लगने से बचने के लिए जल्दी से बिस्तर में जाए। इस रक्तप्राश को खाए, इसे खाकर आपको थोड़ी गर्माहट महसूस होगी। पन्ना ने रक्तप्राश की गोली ले ली और उसे अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। वो ये सोचते हुए अपने कमरे में चली गई कि आज की रात सुकून भरी नींद की रात हो सकती है। और अपने राजकुमार और बाकी के राजकुमारों की शख्सियत में कितना अंतर है। नौकरानी को उसके कमरे में भेजने के बाद दक्ष बर्फ से ढके आंगन में वापस चला गया। हालांकि बर्फ उसके सिर और कंधों पर गिर रही थी, फिर भी वो वहीं जमा रहा। अचानक दक्ष ने जमीन पर एक हिचकते हुए कदम रखा। जमीन पर बर्फ जमे थे। वो तेजी से पैर को घुमाते हुए आगे बढ़ गया। उसने एक लंबी छलांग लगाई और पैरों की ताकत की मदद से 7 मीटर ऊंची उड़ान भर दिया। उसने सामने के एक पत्थर को मुक्का मारा। धमाक! पत्थर अचानक टुकड़ों में टूट गया और टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए और कुछ टुकड़े आंगन में जमी बर्फ पर आ गिरे। दक्ष की टखने बर्फ में धंसे थे और वो खुशी से इन टुकड़ों को देख रहा था। फिर उसने सोचा, अब मैंने गजनाद और अश्वजय नाम के युद्ध कला कौशल को सीख लिया है। बढ़िया है। दक्ष ने अब अपने पैर थोड़ा जमीन में जमाए और जैसे ही अपनी ताकत को महसूस करने लगा, बस वह एक बड़े से हाथी जैसे रूप में आ गया। उसने फिर से मुट्ठियां बांधी और हवा में घूंसा मारा कि एक बड़ा सा धमाका हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि अनगिनत बर्फ के टुकड़े ऊपर उठे और हवा में उड़ गए। दक्ष ने सोचा, हालांकि गजराज युद्ध कौशल का मजबूत चरण है, लेकिन अभी मेरी ताकत बावले हाथी की तरह ताकत से भरी हुई नहीं है। पावर थोड़ा कम है मुझमें। हाँ, इस ताकत को बैल की ताकत के बराबर भले ही माना जा सकता है। वैसे ये बात सबको पता थी और सभी ये माने बैठे थे कि दक्ष कोई महान योद्धा बनने के काबिल नहीं है और इतनी जल्दी तो कतई नहीं। लेकिन जो गजरात युद्ध कौशल को जान ले, उसका स्तर बढ़िया माना जाना चाहिए। और दक्ष ने गुफा व्यूह के 4 चक्र पार कर लिया था। उसका शरीर मजबूत होने के साथ साथ वो निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली ताकतों को झेल सकता था। दक्ष अपने कमरे में वापस चला गया और अभ्यास करने की बजाय आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया और सो गया। आज दक्ष जरा चैन की नींद सो पा रहा था। आज उसने शानदार योद्धा बनने के अपने लक्ष्य को पार जो कर लिया था। उसने सोचा था कि इस दायरे तक पहुंचने में उसे 3 महीने लगेंगे, लेकिन इतनी जल्दी वो इस मुकाम को हासिल कर लेगा, इसका कोई अंदाजा उसे भी नहीं था। एक रात आराम के बाद अगली सुबह दक्ष पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ फिर तैयार था। एपिसोड 14। शुभांगी। सुबह दक्ष पूरी एनर्जी और ताजगी के साथ तैयार था। उसने सोचा, मुझे कुछ रक्तप्राश और शक्तिवर्धक पेय की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास इसका स्टॉक अब खत्म होने वाला है। पन्ना और यशोधरा के साथ दक्ष ने नाश्ता किया और अकेले ही दवा के बाजार के लिए रवाना हो गया। दवाओं के बाजार में वो धन्वंतरी औषधि केंद्र गया, जो चौराहे पर बना हुआ था। ये दवा की दुकान बाजार के सभी दुकानों के लिहाज से सबसे अधिक मशहूर था और भरोसेमंद भी। जो भी योद्धा उस रास्ते से गुजरते थे वे इस केंद्र में जरूर जाते थे। कुछ लोग गोलियां खरीदते थे और कुछ बेचते भी थे। दक्ष दवा की दुकान पर पहुंच गया। होठों पर काले तिल वाला एक बूढ़ा व्यक्ति दक्ष के करीब आया और पूछा, क्या आप कुछ रक्तप्राश खरीदना चाहेंगे? दक्ष ने तुरंत बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और उस पर नजर डाली। वह बुजुर्ग व्यक्ति अनुभवी के साथ साथ समझदार भी लग रहा था।
दक्ष ने सोचा, ये पुराना आदमी है, ये पक्का युद्ध कला से जुड़ी दवाओं वगैरह का मास्टर होना चाहिए। बूढ़ा दुकानदार दक्ष को देखकर मुस्कुराया और कहा, मैं शशिकांत हूँ, ये दुकान मेरी ही है। दक्ष ने उससे कहा, नमस्ते शशिकांत जी, मेरा नाम दक्ष है, मैं रक्तप्राश की 50 गोलियां और पावर ड्रिंक खरीदना चाहता हूँ। शशिकांत हैरान हो गया। वह चुपचाप दक्ष का चेहरा देखता रहा। दक्ष ने फिर पूछा, क्या आपके पास इतनी मात्रा में दवा है? शशिकांत सोच रहा था कि केवल कोई महान योद्धा ही एक साथ इतने अभ्यास संसाधन खरीदता है, लेकिन ऐसा कम ही देखा जाता है कि एक योद्धा इतनी सारी गोलियां खरीद ले। रक्तप्राश और शक्तिवर्धक पेय यानी पावर ड्रिंक दोनों ही काफी महंगे थे, इसलिए एक साधारण आदमी का एक बार में इतनी मात्रा में खरीदना क्षमता से बाहर की बात थी। शशिकांत ने कहा, अगर आप किसी दूसरी दुकान में जाते तो शायद आपको इतनी सारी गोलियां नहीं मिलती, लेकिन धन्वंतरी औषधि केंद्र में आपकी चिंता की जरूरत नहीं। हमारे पास जितना आप चाहें उतनी मात्रा में रक्तप्राश और पावर ड्रिंक हैं। शशिकांत ने इन दवाओं का हिसाब किताब लगाया तो उनकी कीमत 80,000 चांदी के सिक्के निकली। उसने दक्ष से कहा, आप एक ही बार में इतना खरीद रहे हैं, इसलिए मैं इसे आपको डिस्काउंट दूंगा। आखिर थोक में कोई खरीदे तो उसको रिबेट तो मिलना ही चाहिए। आपको मैं 10% रिबेट दूंगा और आप मुझे बस 72,000 सिक्के ही दें। दक्ष खुश हो गया और उसने शशिकांत से कहा, आप बहुत अच्छे हैं, मैं अब से आपकी ही दुकान से हमेशा दवाएं खरीदूंगा। दक्ष के पास इस समय इतनी बड़ी रकम का भुगतान करने के लिए कैश नहीं था। आखिर 70-80 हजार सिक्के लेकर कौन चलता है। वो 2 लाख सिक्के लेने के लिए मैथिल हाट के धैर्यकांत के पास चला गया। धैर्यकांत वही, जिसके पास दक्ष ने चांदी के सिक्कों को बैंक में जमा किया था। 72,000 चांदी के सिक्कों को खर्च करने के बाद अब उसके पास कुल 1,35,000 चांदी के सिक्के बचे हुए थे। उसे लेकर दक्ष शशिकांत के पास आ गया। इस बड़े सौदे को पूरा करने के बाद शशिकांत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने पूछा, दक्ष, क्या आप कुछ और खरीदना चाहेंगे? दक्ष ने जवाब दिया, मुझे अभी तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है जिससे अभी मुझे खरीदना हो। शशिकांत ने पूछा, आपको कोई हथियार या अस्त्र शस्त्र की जरूरत हो तो दिखाऊं? दक्ष ने सोचा कि ये दुकानदार अनुभवी है, हो सकता है कि इसके पास कुछ अलग सा हथियार हो। शशिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, कई दशकों से दुकानदार के रूप में मैंने हजारों योद्धा देखे हैं, लेकिन जिन योद्धाओं के पास हथियार नहीं है वह योद्धा नहीं था माना जाता है। अस्त्र बाजार में मेरी एक शाखा है, मेरा एक साथी आपको अस्त्र दिखा देगा। थोड़ी देर के बाद शशिकांत ने एक लड़के को बुलाया और कहा, राजू, दक्ष जी को अस्त्र बाजार का रास्ता दिखा दो। साथ ही वहां ये भी बता देना कि ये हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, इनको खरीदारी पर अच्छी छूट मिलनी चाहिए। राजू ने जोर से अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, नहीं नहीं, मैं उस दासी के पास जाना नहीं चाहता जो किसी आदमी की आत्मा को बहला सके, मैं उसे देखकर मर जाऊंगा। शशिकांत को गुस्सा आया और उसने उसे डांटा, अबे तू कौन सा जवान हो रहा है? अभी तेरे दूध के दांत नहीं टूटे, फिर क्यों डरते हो उससे? और अगर तू नहीं जाएगा तो इस महीने एक भी गोली नहीं मिलेगी तुझे, समझा? राजू घबरा गया और बार बार कहने लगा, ऐसा मत करना सर जी, मैं जा रहा हूं इनको लेकर। राजू दक्ष के पास गया और बड़े सम्मान से कहा, प्लीज मेरे साथ आइए। दक्ष बच्चे के साथ पीछे पीछे चलने लगा। राजू ने फुसफुसाते हुए कहा, दक्ष, क्या आप सच में दुकान से हथियार खरीदेंगे? वहां की दासी बड़ी बदमाश है, मैंने सुना है वह जवान लोगों की आत्मा को बहकाकर गुलाम बना सकती है। दक्ष, क्या आप जवान हैं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं अभी जवान तो नहीं, मैं अभी किशोर हूं, मतलब कुछ सालों के बाद मैं जवान होऊंगा। बड़ी राहत के साथ राजू ने कहा, यह बहुत अच्छा है। राजू गोरा और मोटा दिखने वाला लड़का था, जिसके लंबे लंबे बाल था, उसकी आंखें छोटी थी। दक्ष को उस दासी के बारे में बड़ी दिलचस्पी हुई और उसने पूछा, तुम कह रहे थे कि वो दासी जवान आदमियों को बहकाकर गुलाम बना लेती है, क्या वो सच में बहुत सुंदर है? बच्चे ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, सच में दासी काफी सुंदर है। बड़े लोग आपस में बातें करते हैं कि वो बहुत ही सेक्सी और अट्रैक्टिव है, उसकी केवल एक झलक से किसी मर्द का दिल तेजी से धड़क सकता है। और क्या है, आप उसे पहली नजर में ही देख शर्मा जाएंगे, लेकिन उसने शादी कर ली है, वो भी एक नहीं, 7 उसके 7 पति हैं दद्दा। दक्ष हैरान था, उसने हैरत से कहा, 7 पति? बच्चे ने अपनी बात जारी रखी, हाँ, 7 पति, लेकिन शादी की पहली ही रात उसके 7 पति मर गए। दक्ष ने पूछा, मरने के बाद उनकी संपत्ति किसको मिली? राजू ने कहा, हस्बैंड की संपत्ति किसको मिलती है आप ही बताए? बीवी को ही मिलती है ना? तो सारी संपत्ति उसी दासी को मिली, लेकिन दुकान में सिर्फ एक कर्मचारी है। राजू दक्ष के पास खिसकर गया और फुसफुसाते हुए बोला, दासी अकेले रहने के लिए पैदा हुई है, उसे इंसान नहीं, लोमड़ी होना चाहिए, बहुत चालाक है। जो आदमी उसे एक बार देख लेता है तो उसके लिए एक दिन भी जीना मुश्किल है।
सौभाग्य से हम सिर्फ लड़के हैं, इसलिए वह हमारी आत्मा को बहला नहीं सकती। दक्ष ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि हम नहीं उलझेंगे। अस्त्र बाजार की बनावट शानदार थी। रामू ने अपनी जेब से एक ताड़ के आकार का टोकन निकाला, इसे बाजार के मुख्य द्वार पर खड़े गार्ड को दिखाया और जिसे देख गार्ड ने दोनों को अंदर जाने की अनुमति दी। दोनों भवन में आए, उन्हें वीआईपी गेस्ट रूम में बिठाया गया। गेस्ट रूम में दोनों को देखकर एक नौकरानी मकान के अंदर चली गई। उस इमारत के दरवाजे पर सफेद पर्दे लगे थे। उसने कहा, शशिकांत जी ने एक कस्टमर भेजा है। शशिकांत जी का आग्रह है कि आप उसे पर्सनली मिलें। लाल रंग के कढ़ाई वाले राजस्थानी सूट में अंदर के कमरे के बीचों बीच बैठी, लंबे सुनहले बालों में अलग अलग रंगों के हेयरपिन लगे थे। उसकी चमकदार आंखें, लाल होंठ, चिकनी त्वचा और सुडौल वक्ष जिसे उसने घूंघट से ढक रखा था, इसे आसानी से देखा जा सकता है। उसकी उम्र कोई 27 या 28 साल की होगी, जिसके आकर्षण के संकेत उसके शरीर के हर हिस्से से निकल रहे थे। उसका नाम शुभांगी था। शुभांगी ने आंखें उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, शशिकांत जी बड़े भरोसे के आदमी हैं। उसने इस तरह के कई लड़के यहाँ भेजे हैं। पता नहीं वो ऐसे लड़कों को यहाँ क्यों भेजते हैं। हालांकि शशिकांत जी ऐसी मूर्खतापूर्ण काम करेंगे, ये मैं कभी नहीं सोचती थी। कोई लड़का तो यहाँ तब आए जब वह दूसरों से अलग हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, टैलेंटेड हो। इतना कहकर शुभांगी हंसने लगी, फिर कहा, कोई बात नहीं, अब भी मैं थकी नहीं हूँ। चलिए और इस लड़के को भी देख लेते हैं। दक्ष वीआईपी कमरे में बैठा था और बड़े धीरज से इंतजार कर रहा था। कुछ ही पलों में उसके इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं और उसे दरवाजे के पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। फिर शुभांगी और दो नौकरानियां अंदर चली आई। शुभांगी ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, दोनों अचानक कुर्सी पर से उठ पड़े। उन्होंने शुभांगी को अत्यंत सम्मान के साथ सलाम किया और धीमी आवाज में कहा, आपको देखना भी सम्मान की बात है। शुभांगी ने राजू की ओर ध्यान ना देकर सीधे दक्ष की तरफ देखा। वो अपनी जगह पर शांत भाव से बैठा रहा। इस तरह का भाव इस उम्र में बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। इस बीच दक्ष की नज़र शुभांगी पर गड़ गई। वह उसकी सुंदरता को देख हैरान हैरान था। क्या मस्त और सुडौल महिला थी। अगर इसने किसी मर्द को लुभाने की कोशिश की तो 10 में से 9 लोग पक्का आत्मसमर्पण कर देंगे। सौभाग्य से दक्ष की अपनी अंदरूनी ताकत और विल पावर बड़ी मजबूत थी, जिससे वह किसी औरत के फिगर वगैरह से ज्यादा आकर्षित नहीं होता। उसने सीधे कहा, मैं एक हथियार खरीदने के लिए यहाँ हूँ। कृपया मुझे अपने शस्त्र भंडार में ले चलें। शुभांगी को आश्चर्य लग रहा था कि कोई युवक उसे निहारे बगैर शस्त्र भंडार में जाने की बात कर रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपको ये बताना होगा कि आपको किस तरह का हथियार चाहिए जिससे मैं आपको भंडार के उस क्षेत्र में ले जा सकती हूँ, है ना? दक्ष ने कहा, एक तलवार, असली वाली तलवार, युद्ध वाली। शुभांगी के शरीर से भीनी भीनी चमेली की खुशबू आ रही थी, जो इतनी हल्की और आकर्षक थी कि उससे कोई भी मदहोश हो सकता था। ये खुशबू बहुत लुभावनी थी और कोई आम आदमी इस खुशबू से ही शुभांगी का दीवाना हो सकता था। पर इसका असर दक्ष पर नहीं हो रहा था। एपिसोड 15, शुभांगी का रूपजाल। ऐसा शुभांगी के जीवन में पहली बार हुआ था जब एक आदमी उसके सामने बिना उसकी खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना पूरी तरह शांत था, जबकि सामने वाला शख्स अभी पूरी तरह जवान भी नहीं हुआ था। हालांकि टीनेजर्स इस मामले में थोड़े कम मैच्योर होते हैं और उन्हें इन चीजों की ओर लुभाना सबसे आसान होता है। दक्ष की आंखों में कोई जज्बात नहीं था और खूबसूरत और सेक्सी शुभांगी की ओर वो देख भी रहा था तो उसमें कोई वासना या बुरी नीयत नहीं थी और वह सामान्य तरीके से शुभांगी को देख रहा था। शुभांगी सोच रही थी, शायद यही वजह है कि शशिकांत चाहता था कि मैं इस लड़के से पर्सनली मिलूं। ये लड़का सच में अलग है। इस लड़के की आध्यात्मिक शक्ति की दूसरों के साथ तुलना कभी नहीं की जा सकती है। दक्ष के साथ आए लड़के राजू ने दक्ष को कुछ इशारा किया। शायद ऐसा लगता था कि वह कहना चाहता था, अरे यार, शुभांगी के साथ अकेले शस्त्र भंडार में मत जाओ, वह तुम्हें खा जाएगी। निश्चित रूप से दक्ष ने रामू के इस इशारे की तरफ गौर किया था और उसने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी, कृपया आगे बढ़ें। शुभांगी के वक्ष सुडौल थे और कमर बहुत पतली थी। जब वह दक्ष के सामने अपने कमर लचकाती हुई चल रही थी तो उसका शरीर किसी स्वर्ग की अप्सरा की तरह लग रही थी। उसके बाल काले झरने की तरह उसकी पीठ पर गिरे हुए थे। जब वह एक कदम बढ़ाती तो उसके खूबसूरत नितंब बेहद सेक्सी अंदाज में हिलते थे। उसे देखने के बाद कोई आम आदमी शायद ही उससे अपनी निगाहें हटा पाता। शुभांगी के मायाजाल से बचना बिल्कुल नामुमकिन था। कोई हैरत नहीं कि रामू उससे बहुत डरता था। वह कोमल थी, पुरुष उसे पसंद करते थे, लेकिन उनके जैसी महिला जिसने अपने साथ 7 पतियों के लिए मौत लेकर आई थी और हथियारों का बड़ा मार्केट संभाल रही हो, भला कैसे हो सकता है? ये सोचते हुए दक्ष ने उसकी ओर न देखने की पूरी कोशिश की। दोनों शस्त्र भंडार के बाहर आ गए।
शस्त्र भंडार के बाहर गार्ड 2 कतारों में खड़े थे और उन सब ने तुरंत अपनी आंखों नीचे झुका ली। उन लोगों को अपनी मालकिन शुभांगी की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। शायद वे सभी डरे हुए थे कि यह सुंदर महिला फिर किसी की आत्मा को मुक्त करने वाली है। शुभांगी और दक्ष ने शस्त्र भंडार में प्रवेश किया जबकि अन्य सभी बाहर ही रह गए थे। दक्ष को शुभांगी के पीछे पीछे जाता देखकर राजू चिंतित हो गया और दक्ष की किस्मत पर उसे तरस आने लगा था। आज तक एक भी आदमी नहीं था जिसने शुभांगी के साथ शस्त्र भंडार में प्रवेश किया हो और सुरक्षित वापस आया हो। कुछ के हाथ काट दिए गए थे, कुछ का पैर काटा गया था और कुछ ने अपना सिर गंवा दिया था। हालांकि ये बात भी सही है कि शुभांगी ने अपनी ओर से किसी को चोट पहुंचाने का कभी इरादा नहीं किया। हालांकि वो लोग ही खुद पर अपना बस नहीं रख सके और संयम खो बैठे और शुभांगी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। वास्तव में ये शुभांगी जो उन जातियों की पीड़िता थी, उसे मजबूर होकर प्रतिकार करना पड़ा। और यह भी सही है कि शुभांगी जबरदस्ती करने की कोशिश करने वाले मर्दों के सबक सिखाने से पीछे नहीं हटती थी। इसमें जो लोग घायल हो गए थे, उन्होंने इस बात को सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं की। उनके जैसे सम्मानित लोगों के लिए इस तरह की बातों का खुलासा होते ही बहुत बड़ा अपमान हो जाता कि वो अकेले में किसी महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। शस्त्र बाजार में हथियारों का शस्त्र भंडार बहुत बड़ा था जिसमें तलवार कक्ष, भाला कक्ष, गदा कक्ष, कुल्हाड़ी के कक्ष बने थे। उनमें से तलवार का कमरा सबसे बड़ा था क्योंकि पिंडारी सेना में सबसे ज्यादा योद्धा तलवारों को ही अपने हथियार के रूप में पसंद करते थे। अस्त्रों को सामान्य अस्त्र और युद्ध अस्त्र के रूप में बांटा गया था। सामान्य अस्त्रों का इस्तेमाल आम लोग करते थे, इन्हें सामान्य युद्ध में प्रयोग किया जाता था। केवल एक योद्धा एक वास्तविक युद्ध अस्त्र की वास्तविक शक्ति को बाहर ला सकता था। निचले स्तर के हथियार और अन्य युद्ध सामग्री को संख्या के आधार पर 9 क्लासेज में बांटा गया है। पहले स्तर के अस्त्र सामान्य कोटि के थे जबकि 9वें लेवल के हथियार सबसे बढ़िया और टेक्नोलॉजी के हिसाब से उच्च कोटि के थे। जिस पल दक्ष ने तलवारों वाले के कमरे प्रवेश किया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो कोने में टूटी हुई तलवार से आई। टूटी तलवार की चौड़ाई करीबन हथेली भर थी। हालांकि तलवार की नोक टूटी हुई थी, फिर इसकी लंबाई लगभग 4 फीट थी। तलवार साफ दिख रही थी लेकिन हैंडल पर कुछ जंग के निशान भी थे। जिस क्षण दक्ष ने उस तलवार को देखा, वह चकित था, फिर वह तेजी से उस ओर बढ़ गया। शुभांगी मुस्कुराए और कहा, श्रीमान दक्ष, आपकी निगाहें तो बड़ी पारखी हैं। ये 1000 साल पुरानी तलवार है। जरा देखिए तो सही, इसकी चमक कितनी उम्दा है, इसकी बनावट भी शानदार है। कोई भी यह नहीं बता सकता है कि यह किस चीज से बनी है। दक्ष ने कहा, अगर ये टूटी नहीं होती तो ये कम से कम 7वें लेवल की लड़ाई में यूज की जाने लायक तलवार होती। शुभांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक अच्छी तलवार न जाने कैसे टूट गई। अब इसके तेज के अलावा इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं आपको ये दे सकती हूँ। दक्ष ने पूछा, इसकी कितनी कीमत होगी? शुभांगी ने कहा, 600 सिक्के। दक्ष ने धीरे धीरे उस बेहद भारी तलवार को उठाया और अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने धीरे से हैंडल पर से जंग मिटा दिया। जंग के नीचे संस्कृत में लिखे मंगलम दिखाई दिया। शुभांगी देख रही थी कि दक्ष को वह टूटी तलवार बहुत पसंद आई थी और उसे इस तलवार के टूटने का थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि इस शानदार तलवार को केवल 600 चांदी के सिक्कों के लिए बेचा जा सकता है। शुभांगी ने कीमत बढ़ाते हुए कहा, 1000 सिक्के। दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, डन। आप बढ़िया बिजनेस वूमन हैं, पर आप तो केवल 1000 सिक्के ही मांग रही हैं। इसकी कीमत बढ़ाते हुए आप भले ही 1 करोड़ सिक्कों तक क्यों ना ले जाएं, फिर मैं दक्ष से खरीदेगा। दक्ष इस तलवार को हर हाल में खरीदना चाहता था क्योंकि आज से 800 साल पहले ये तलवार उसी की थी। ये वही तलवार थी जो उसे राजकुमारी चिनाई ने गिफ्ट में भेजी थी। वही राजकुमारी चिनाई जो अब महारानी चिनाई हैं। दक्ष मन में सोच रहा था, जब योद्धा मर जाता है तो तलवार भी उसके साथ ही मर जाता है। अब जब से मैंने नई बॉडी पाली है तो इस तलवार के भी पुनर्जन्म का समय आ गया है। दक्ष ने धीरे धीरे अपनी आंखों को धुंधला करने के लिए मंगलम लिखे हैंडल को ऐसे छुआ जैसे वह अपनी प्रेमिका के होठों को छू रहा हो। यह एक तलवार और इंसान, एक मालिक और उसके हथियार, एक तलवार और योद्धा के बीच सदियों से चला आ रहा रिश्ता था। दक्ष की बात सुनकर शुभांगी अवाक हो गई। क्या दक्ष वास्तव में एक आदमी है? वो शस्त्र भंडार में अकेले एक सुंदर युवती के साथ है, लेकिन फिर भी वह केवल उस टूटी तलवार को कसकर पकड़ना चाहता था। वह सोच रही थी कि क्या वह टूटी हुई तलवार उसके मुकाबले ज्यादा खूबसूरत थी। इस शस्त्र भंडार में उसके साथ अकेले रहने पर कोई दूसरा आदमी उस पर झपट पड़ता था। हालांकि शुभांगी को उन लोगों से इतनी नफरत थी कि उनके बारे में सोचकर ही उसके मन में नफरत की लहर पैदा हो जाती थी। फिर भी लोग जब उसकी तरफ दीवानावार घूरते थे या उसके अंगों को लेकर पागलों की तरह हरकत करते थे तो एक तरह से अच्छा ही लगता था। मर्दों को दीवाना बनाना उसे पसंद था। शुभांगी पहले उन्हें बहकाने का आनंद लेती थी और फिर उन्हें जगाने के लिए निर्दयता से घायल कर देती थी और उन्हें उसी अवस्था में छोड़ देती थी।
लेकिन ये सबसे दक्ष परे था, कोई भी महिला कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उससे दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभांगी दक्ष के नजदीक चली गई, उसके शरीर से बेहद आकर्षक सुगंध आ रही थी जिससे प्रभावित होकर कोई भी उससे लिपट सकता था। दक्ष अपने पिछले जीवन के विचारों से बाहर आए जिस क्षण उसने अपना सिर उठाया, उसकी नज़र शुभांगी के सीने पर पड़ी। हालांकि उसने कपड़े ठीक से पहने हुए थे, फिर भी वह बेहद करामती लग रही थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को थोड़ा सा थाम लिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने जोर से अपनी उंगलियों में दांत काट लिया और अपना ध्यान भटकाने के लिए अस्त्र भंडार में तलवार देखने लगा। तभी दक्ष ने एक नीले हैंडल वाले तलवार की ओर इशारा किया और पूछा, शुभांगी, ये तलवार किस श्रेणी की है? खुद की सुंदरता को नजरअंदाज करता देख शुभांगी थोड़ा निराश दिखी और उसने कहा, ये चौथी श्रेणी की तलवार है जिसे चंद्रहास तलवार कहा जाता है। इसकी 3 विशेष खासियतें हैं। ये बर्फ की तरह चमकती है, चट्टान की तरह मजबूत है और रोशनी तरह पैनी है। दक्ष ने उसके सुर में सुर मिलाते हुए कहा, और इसकी कीमत कोई नश्तर सी तीखी तो नहीं? शुभांगी ने कहा, सिर्फ 30,000। दक्ष ने उत्साह से कहा, ठीक है, मैं इसे ले जाऊंगा। दक्ष ने एक हाथ में चंद्रहास तलवार ली और दूसरे में मंगलम प्राचीन तलवार और जल्दी शस्त्र भंडार से बाहर निकल गया। शुभांगी के साथ अकेले रहना किसी के लिए भी बेहद खतरनाक था, यहाँ तक कि दक्ष जैसे आध्यात्मिक शक्तियों के मालिक के लिए भी खुद को संयमित करना मुश्किल था। आखिरकार उसने अपने पूर्व जन्म के प्राचीन तलवार मंगलम को पा लिया था, साथ ही एक दूसरी तलवार चंद्रहास खरीद ली थी जिसकी उसको जरूरत थी। शुभांगी ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, इतनी जल्दी चल दिए? हाँ, लेकिन मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा मिलना संभव नहीं है। जब हम फिर से मिलेंगे तो दिलचस्प मुलाकात होगी। जाहिर था कि शुभांगी खुद दक्ष में दिलचस्पी ले रही थी। जब दक्ष और शुभांगी ने अस्त्र भंडार में प्रवेश किया था, तभी एक पुरुष और एक महिला भी उसी शस्त्र बाजार में पहुंचे थे। वे दोनों काफी सम्मानित लग रहे थे, यहाँ तक कि कई वरिष्ठ दुकानदारों को उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा रहना पड़ा और सब उनकी चापलूसी कर रहे थे। वह युवक दक्ष का 8वां भाई था, पिंडारी सिटी का 8वां राजकुमार, देवदत्त। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा जरूर बताएं ताकि आपको मैं आगे स्टोरी दे सकूं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।